नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र लोकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर, कंसल्टेंट, ट्रेनर इन पीएसपी एकेडमी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2024 की, जिसके 2 वीडियोस हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 हमने डिस्कस किए। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 हमने डिस्कस किए। अभी थर्ड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 150 डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको समझाता हूं वो समझें, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियोस को देखकर ही पास हुए हैं। उनके मुझे फोन आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। Which of the following section of the Customs Act 1962 empowers the board CBIC to make regulations regarding goods imported or to be exported by post? पोस्ट के लिए, पोस्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सीबीआईसी को किस सेक्शन में कस्टम एक्ट के द्वारा एम्पावर किया हुआ है, पावर्स मिले हुए हैं? दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जनरल रेगुलेशंस और जनरल रूल्स बनाने के लिए सेक्शन 156, 157, बट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके रिस्पेक्टिव सेक्शंस में बने हुए हैं। जैसे आप वैल्यूएशन रूल्स है वो सेक्शन 14 में बना हुआ है। उसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय कोरियर सेक्शन 84 में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट सेक्शन 84 में सीबीआईसी को एम्पावर किया हुआ है कस्टम एक्ट में। तो ऑप्शंस देखते हैं। सेक्शन 81, सेक्शन 86, सेक्शन 83 एंड सेक्शन 84। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सेक्शन 84, सेक्शन 84 में इटसेल्फ एम्पावर किया हुआ है सीबीआईसी को इस सेक्शन में। जहां किसी सेक्शन में कोई एम्पावरमेंट नहीं दी होती, किसी को शक्तियां नहीं दी होती रूल्स या रेगुलेशंस बनाने के लिए, वहां रेजिडुअल पावर्स जो हैं वो 156, 157 में दिए हुए हैं बोर्ड को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। The proper officer shall not serve the show cause notice under section 28 of Custom Act 1962 if प्रॉपर ऑफिसर जो है वो कोई शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 28 ऑफ कस्टम एक्ट इशू नहीं करेगा। किस केस में नहीं करेगा? ये कहता है द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन ₹100। अमाउंट जो है वो 100 रुपए से कम होगा। द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन ₹1000, 1000 रुपए से कम होगा अमाउंट। द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन ₹50, 50 रुपए से कम होगा अमाउंट। एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन ₹500, 500 रुपए से कम अमाउंट होगा। तो सेक्शन 28 में ये प्रोविजन है कि अमाउंट अगर 100 रुपीज से कम होगा तो फिर प्रॉपर ऑफिसर कोई नोटिस सर्व नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following is not part of screening committee for the purpose of customs assistance and value declaration of imported goods rules 2023? ये कहता है कि इनमें से कौन पार्ट नहीं होगा स्क्रीनिंग कमेटी का जो कि कस्टम्स असिस्टेंस एंड वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2023 में बनाई जाएगी। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
और बड़ा बारीक क्वेश्चन है। बारीक मतलब कि क्वेश्चन को करेक्टली हैंडल वही कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। ऑप्शन ए कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, DGARM की बात करता है, तो डेफिनेटली ये इस स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट होते हैं। दूसरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये देखिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जगह डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका पार्ट होते हैं। तो यहां जिसको ये याद होगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका पार्ट होते हैं, वही इसको करेक्टली हैंडल कर पाएगा इस क्वेश्चन को। थर्ड सी कहता है कन्वेनर्स ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये भी पार्ट होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ वैल्यूएशन, ये भी पार्ट होते हैं। सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट नहीं होता। डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मतलब इसका बॉस, वो इस कमेटी का पार्ट होते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज बी। दो कमेटीज होती हैं बाय द वे, स्क्रीनिंग कमेटी एंड इवेल्युएशन कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी में टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इवेल्युएशन कमेटी में उससे एक ग्रेड नीचे के ऑफिसर्स होते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी इवेल्युएशन कमेटी से काम करवाती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 104, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन्ड इन विच फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है ECL 1 में मेंटेन किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फॉर्म ECL 2, फॉर्म ECL 3, फॉर्म ECL 4, फॉर्म ECL 1। योर करेक्ट आंसर इज डी, फॉर्म ECL 1। क्वेश्चन नंबर 105, as per customs electronic cash ledger regulations 2022, maximum limit of over the counter payment in a day for deposit into electronic cash ledger in case of a person is 5,000 rupees, A, B 10,000 rupees, C 20,000 rupees, D none of the above। ओवर द काउंटर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 10,000 रुपीज तक इन ए डे किया जा सकता है। तो बी जो है 10,000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी ऑन एन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर और इज ऑथराइज्ड एजेंट हु कॉन्ट्रावेंस और फेल to comply with any of provisions of passenger name record information regulations 2022। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस 2022 का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उस पे पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पे। ऑप्शंस हैं, ए डायरेक्टर जनरल NCTC नेशनल कार्गो टारगेटिंग सेंटर्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCTC पैसेंजर। देखिए NCTC में भी दो पार्ट होते हैं, एक NCTC पैसेंजर, दूसरा NCTC कार्गो। तो ये बात करता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल की। एंड डी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। दोस्तों रेगुलेशन 11 ऑफ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस 2022 दो ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है पेनल्टी लगाने के लिए। पहले ऑफिसर हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, दूसरे ऑफिसर हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल। दोनों ही ऑफिसर्स NCTC पैसेंजर के हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCTC पैसेंजर। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, which rule under CGST rule 2017 deals with a refund of IGST paid on goods exported out of India। CGST rules का रूल 96 रिफंड के बारे में बात करता है। ऑप्शंस हैं, ए रूल 96, बी रूल 86, सी रूल 98, डी रूल 88। योर करेक्ट आंसर इज रूल 96। क्वेश्चन नंबर 108, choose the best option below as per given statement।
Who is the proper officer under Customs Act 1962 to stop and search conveyances? कन्वेयंसेस को रोकने और उनकी तलाशी लेने के लिए प्रॉपर ऑफिसर कौन है अंडर कस्टम्स एक्ट 1962? ऑप्शंस हैं द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड अबव, बी कहता है द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स एंड अबव, सी कहता है द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ प्रिवेंटिव एग्जामिनर ऑफ कस्टम्स एंड डी कहता है द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड अबव। देखिए, इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो ऑथराइज्ड हैं सर्च करने के लिए, कन्वेंसेस की भी सर्च और आपके प्रेमाइसेस की भी सर्च। तो 108 का ऑप्शन सी द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ प्रिवेंटिव एग्जामिनर ऑफ कस्टम्स इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई संचित? ई संचित का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कहता है ई स्टोरेज एप्लीकेशन नेटवर्क एंड कंप्यूटराइज्ड हार्ड वर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि इनकरेक्ट है। ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ई संचित का जो फुल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो दिया है ई एस से स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग, ए एन से एंड, सी से कंप्यूटराइज, एस से हैंडलिंग, ऑफ आई से इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ई संचित। So B is your correct answer. However, you can see C and D also. E-storage application for centralized handling of indirect tax documents. This is incorrect. E-storage application for computerized handling of indirect tax documents. This is also incorrect. Your correct answer is B. E-storage and computerized handling of indirect tax documents. Question number 110. Which of the following statements are correct? Export of jewelry through foreign post office is allowed. This is a correct statement. Yes, this is allowed. Jewelry through foreign post office export is allowed. B कहता है personal carriage of gems and jewelry export parcel by foreign bound passenger is allowed. Yes, this is also allowed. Personal carriage of gems and jewelry export parcel. Normally जो जेम्स एंड ज्वेलरी है वो पर्सनल बैगेज में ही कैरी करते हैं लोग। सी कहता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर सिंस ए स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट, सो योर आंसर शुड बी सी। डी कहता है नीदर ए और बी आर करेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, under customs valuation determination of value of imported goods rules 2007, computed value is mentioned under which rule? computed value किस रूल में लिखी हुई है? computed value देखिए रूल 4 जो कहता है वो आइडेंटिकल गुड्स के लिए है, रूल 5 सिमिलर गुड्स के लिए है, रूल 6 सीक्वेंस बताता है, रूल 7 जो है डिडक्टिव वैल्यू मेथड है, रूल 8 कंप्यूटेड वैल्यू मेथड है, रूल 9 रेजिडुअल मेथड है। सो योर रूल 8 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए रूल 8, बी रूल 6, सी रूल 5, डी रूल 7। रूल 8 इज योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, which section of Customs Act 1962 deals with cancelling of license of warehouses? वेयरहाउसेस के लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए कौन सा सेक्शन कस्टम एक्ट में दिया हुआ है? ए कहता है सेक्शन 59, गलत है, बॉन्ड देते हैं। सेक्शन 58 बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेक्शन 58 बी कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 58
ये आपका प्राइवेट वेयर हाउस से रिलेटेड है। सेक्शन 58A ये आपका स्पेशल वेयर हाउस से रिलेटेड है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 58B। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 113, who is authorized to empower an officer of custom to search any person who has secreted any goods of the description specified in section 101(2) of Customs Act 1962। व्यक्ति की सर्च लेने के लिए अंडर सेक्शन 101 सर्टेन केसेस कौन ऑथराइज करता है? तो ये जो ऑथराइज करने की पावर है वो कमिश्नर ऑफ कस्टम को है अंडर सेक्शन 101। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बी चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सी सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, डी डिप्टी असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ए इज योर करेक्ट आंसर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीसीआर? आईजीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ए कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कॉस्ट इफेक्टिव रेट, बी कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, सी कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कस्टम्स रेट, डी कहता है नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आईजीसीआर का फुल फॉर्म होता है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। 115, what is the duration of the new foreign trade policy 2023? अब ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रीवियस ईयर्स में आती थी उनकी वैलिडिटी होती थी 5 इयर्स। अभी ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 मोदी गवर्नमेंट लाई है वो बड़ा डायनामिक है और उसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। कितने सालों तक वैलिड है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये अपने आप में एक नई बात है और ये इस क्वेश्चन में कवर हुई है। ए कहता है द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी इज 5 इयर्स, ये तो इनकरेक्ट है। बी कहता है इट इज एन ओपन एंडेड पॉलिसी, ओपन एंडेड पॉलिसी है, करेक्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी इज 10 इयर्स, 10 इयर्स भी गलत है, नन ऑफ द अबव। देखिए जैसे जैसे जब जब रिक्वायरमेंट होगी तब तब गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है, तो इसका कोई टर्म फिक्स नहीं किया हुआ है, इसलिए ये ओपन एंडेड पॉलिसी है। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, what are the conditions for retired officer of CBIC for eligibility to apply for custom broker license? custom broker license के लिए अप्लाई करने के लिए CBIC के ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं? ऑप्शन ए कहता है he should be a retired group A officer and should have a minimum of 5 years experience in group A and group B post taken together। जब CBIC का ऑफिसर ग्रुप ए का ऑफिसर होगा, उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तब वो कस्टम ब्रोकर बनने के लिए एलिजिबल है। इसमें कहता है फर्स्ट ऑप्शन में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जबकि जो कंडीशन है वो ग्रुप ए के लिए है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ही इज रिटायर्ड एज ए ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। सी कहता है he should be a retired group A officer and have a minimum of 5 years experience in a group A post, ये करेक्ट आंसर है। डी कहता है he should be a retired group A officer and have a minimum of 2 years experience in group A post, 2 years नहीं 5 years है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 117, who is empowered to make regulations consistent with the Customs Act 1962? देखिए रेगुलेशंस जो है वो बनाता है बोर्ड, रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 156, 157। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई की बात करता है, डीआरआई कभी भी रेगुलेशंस नहीं बनाता है। कमिश्नर ऑफ कस्टम पीएन इश्यू करता है, रेगुलेशंस नहीं बनाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी यही बनाता है रेगुलेशंस आपका। एंड स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रेगुलेशंस नहीं बनाती अंडर कस्टम्स एक्ट। योर करेक्ट आंसर इज सी,
Central Board of Indirect Taxes and Customs. Question number 118. Which of the following options is not correct with respect to customs and central excise duties drawback rules 2017? Custom and central excise ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के अनुसार कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टर कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग ड्रॉबैक if amount or rate of drawback determined for class of goods is less than 80% of duties paid on material used in production of the said goods. ये करेक्ट ऑप्शन है. एक्सपोर्टर ब्रांड रेट फिक्सेशन के लिए अंडर रूल 7 अप्लाई कर सकता है. बी कहता है द ड्रॉबैक अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. ये 1/4 की जगह 1/3 है. ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है. थर्ड भी देख लेते हैं. द रेट ऑफ ड्रॉबैक इज डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ड्रॉबैक की रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. यस, दिस इज करेक्ट. एंड डी कहता है नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है. तो ए एंड सी करेक्ट है. बी चूंकि नॉट करेक्ट है इसलिए ये बी आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 119. Who is considered to be a F card holder as per the Custom Broker Licensing Regulations 2018? F card holder कौन है अंडर CBLR 2018? ए ऑप्शन कहता है ए पर्सन हु हैज पास द एग्जामिनेशन रेफर टू इन रेगुलेशन 13. वो व्यक्ति जिसने रेगुलेशन 13 का एग्जाम पास कर लिया हो. रेगुलेशन 13 का एग्जाम पास करता है जी कार्ड होल्डर, तो उसको जी कार्ड कहा जाता है, एफ कार्ड नहीं कहा जाता है रेगुलेशन 13 के 5 वाले को. बी कहता है ए पर्सन हैविंग स्टेटस ऑफ ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर. एईओ जो क्लाइंट होता है वो एक अलग स्कीम है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है. सी कहता है ए पर्सन हु हैज पास द एग्जामिनेशन रेफर टू इन रेगुलेशन 6. यस, दिस इज करेक्ट. एक व्यक्ति जिसने रेगुलेशन 6 का एग्जाम पास किया हो उसी को हम एफ कार्ड होल्डर कहते हैं. डी कहता है ए पर्सन हु हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन रेफर टू इन रेगुलेशन 6. जिसने पास नहीं किया हो वो एफ कार्ड नहीं हो सकता. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 120. Who is the specified authority under Control Delivery Customs Regulations 2022? Control Delivery Customs Regulations 2022 में स्पेसिफाइड अथॉरिटी किसको बनाया हो? तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो उन्होंने कंट्रोल डिलीवरी में बनाया हुआ है वो बनाया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल. ऑप्शंस देख लेते हैं. ए कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम ऑफ द कंसर्न पोर्ट एयरपोर्ट, इनकरेक्ट है. बी कहता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, करेक्ट ऑप्शन है. सी कहता है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम ऑफ द कंसर्न पोर्ट एयरपोर्ट, चीफ कमिश्नर कस्टम, ये भी गलत है. डी कहता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI. डिप्टी डायरेक्टर की जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को स्पेसिफाइड अथॉरिटी बनाया हुआ है. बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 121. द इंपोर्ट ऑफ रिप्लिकास ऑफ कंटेम्पररी और मॉडर्न फायर आर्म्स आर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स? जब आप प्रतिकृति मंगवाते हो किसी फायर आर्म, चाहे तो मॉडर्न हो, कंटेम्पररी या मॉडर्न टाइप का फायर आर्म हो, उसकी नकल, उसकी प्रतिकृति अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़े? ए कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनोक्यूअसनेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट. इनोक्यूअसनेस मतलब हानि रहित. कि कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरर ये एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये इनोक्यूअस है, ये फायर आर्म हानि रहित है, ये चल नहीं सकता, इससे फायर नहीं हो सकता. ये सर्टिफिकेट देगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से.
बी कहता है undertaking from importer that replicas of firearm to be imported are incapable of expelling or launching a bullet or projectile by the action of an explosive charge or compressed air or any other gas. भी कहता है कि इंपोर्टर एक अंडरटेकिंग देगा कि ये जो रिप्लिका है, ये जो प्रतिकृति है, ये जो नकली उसने फायर आर्म मंगवाया है, उससे किसी तरह की फायरिंग ना तो एक्सप्लोजन से, ना कंप्रेस्ड एयर से, ना तो किसी गैस के यूज करके इससे इससे फायरिंग नहीं हो सकती। सी कहता है इधर ऑप्शन ए और बी, या तो ए सर्टिफिकेट चाहिए होगा या बी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बट इसमें केस ये है कि दोनों ही सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों जगह से राइटिंग में ले लिया जाता है कि ये हानि रहित है, इनोक्यूअस है, तो ये सी ऑप्शन गलत है। डी कहता है बोथ ए एंड बी आर मैंडेटरी। डी कहता है वो ए और बी दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, what would be the late presentation charges when bill of entry is not filed within the time specified, where the duty in respect of any bill of entry are not payable for any reason like exemption? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए रूलिंग क्या है कि आपकी बिल ऑफ एंट्री डे बिफोर अराइवल बाय द एंड ऑफ डे ऑफ अराइवल तक फाइल हो जानी चाहिए। अगर फाइल नहीं होती है तो 5,000 rupees per day for initial 3 days and 10,000 rupees per day thereafter चार्ज होता है। अब वो हाईएस्ट लिमिट क्या है उसकी? हाईएस्ट लिमिट है अप टू योर ड्यूटी। जितना आपका ड्यूटी का अमाउंट होगा उतने तक आप पे ये लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस इम्पोज हो सकते हैं। बट जहां ड्यूटी नहीं होगी वहां 50,000 रुपीज तक आप पे लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस इम्पोज हो सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। अप टू ₹25,000, बी कहता है अप टू ₹50,000, सी कहता है 75,000, डी कहता है 40,000। बी इज योर करेक्ट आंसर, अप टू ₹50,000। क्वेश्चन नंबर 123, which of the following statement is correct as per the FTDR Foreign Trade and Development Act 1992? FTDR एक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए कहता है आईसी नंबर इज नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इन जनरल। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के लिए आईसी की जरूरत नहीं है। आईसी की जरूरत कब है? जब आप एफटीडीआर की किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का बेनिफिट लेते हैं तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बी आईसी नंबर इज नेसेसरी फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी only if the provider is taking benefits under the foreign trade policy. आईसी नंबर तभी नेसेसरी है जब वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की किसी स्कीम का बेनिफिट लेता है। एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और ये हमें क्या पता करना है? करेक्ट एज पर एफटीडीआर। तो दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 124, under the cosmetic rules 2020, who is the central licensing authority? कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 के अंतर्गत सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? ए कहता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बी कहता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सी कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, डी कहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। देखिए ड्रग्स को जो रेगुलेट करता है वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, सीडीएससीओ का ऑफिसर। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यही सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अंडर कॉस्मेटिक रूल्स 2020। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 125,
इन विच सिचुएशन फैसिलिटी ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी शैल नॉट अप्लाई टू एलिजिबल इंपोर्टर। एलिजिबल इंपोर्टर को डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी की फैसिलिटी किस सिचुएशन में डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी? शैल नॉट अप्लाई। ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, इसमें जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई एलिजिबल इंपोर्टर है और जिसको डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी की फैसिलिटी अवेलेबल भी है, और अगर एक बार से ज्यादा वो 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, मोर देन वंस, तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है जब तक कि वो पूरा पेमेंट नहीं कर देगा, 100% पेमेंट विद इंटरेस्ट, तब तक उसकी ये फैसिलिटी रिस्टोर नहीं होगी। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। An eligible importer fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 6 consecutive months। ये 3 consecutive months है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी कहता है an eligible importer fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 2 consecutive months। इसमें 2 consecutive months है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि करेक्ट है 3 consecutive months। सी कहता है an eligible importer fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 3 consecutive months। ये करेक्ट है। डी कहता है an eligible importer fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 9 consecutive months। ये तो बिल्कुल गलत है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। an eligible importer fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 3 consecutive months। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज ट्रू फॉर ईपीसीजी स्कीम? ईपीसीजी स्कीम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ईपीसीजी स्कीम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ द ईपीसीजी स्कीम शैल इंक्लूड कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विच आर पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ईपीसीजी के पर्पज के लिए कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को भी माना गया है। यस, दिस इज करेक्ट। जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है उसमें कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉलो करता है। बी कहता है ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर इंपोर्ट फॉर 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। इंपोर्ट के लिए वैलिडिटी एपीसीजी लाइसेंस की 24 मंथ्स होती है, नॉट 36 मंथ्स, तो ये इनकरेक्ट है। सी कहता है इंपोर्ट अंडर ईपीसीजी स्कीम shall be subject to an export obligation equivalent to 8 times of duties, taxes and cess saved on capital goods। ईपीसीजी स्कीम में जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है वो 6 टाइम्स ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का होता है, तो ये इनकरेक्ट है। डी कहता है ऑल एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट ऑलरेडी हैं, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ ईपीसीजी स्कीम शैल इंक्लूड computer system and software which are part of the capital goods। Coming to next question number 127, choose the best option among the following as per special economic zone SEZ rules to 2006। specified officer posted in SEZ includes which of the following rank of officers? दो तरह के ऑफिसर्स एसईजेड में होते हैं, एक स्पेसिफाइड ऑफिसर, दूसरे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। ऑथराइज्ड ऑफिसर्स में आपका सुपरिटेंडेंट, अप्रेजर, इंस्पेक्टर, ये सब होते हैं। हायर रैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है स्पेसिफाइड ऑफिसर्स। ऑप्शंस देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ये स्पेसिफाइड ऑफिसर्स होते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ये भी स्पेसिफाइड ऑफिसर्स होते हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये भी स्पेसिफाइड ऑफिसर्स होते हैं। ऑल ऑफ द एबव, तो आपका आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट करेक्ट? डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स,
डिफर्ड पेमेंट इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? देखिए, डिफर्ड पेमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन पेपर में आए और ये रूल्स बड़े छोटे से हैं। ये कहता है an eligible importer who fails to pay duty in full by due date more than once in a period of 3 consecutive months shall not be permitted to make deferred payment. This is correct. हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ये करेक्ट है। इनफैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही था। बी, द एलिजिबल इंपोर्टर शैल पे द ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। यस, सारी ड्यूटीज इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होती हैं, डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सी, दीज रूल्स वर मेड इन 2016। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 2016 में डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी रूल्स बने थे। डी कहता है फॉर गुड्स करस्पॉन्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री रिटर्न फॉर पेमेंट फ्रॉम 16th डे till the 29th day of March, the duty shall be paid by the 1st of April. मार्च के केस में 16th डे ऑफ मार्च से लेके 31st डे ऑफ मार्च की ड्यूटी का पेमेंट 31st मार्च को ही किया जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, as per the customs advance ruling rules 2002, who shall sign the application for obtaining an advance ruling under subsection 1 of section 28H of Customs Act 1962 in case of a Hindu undivided family? अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन पे कौन साइन करेगा? क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आर A principal officer, B, any adult member of the family even if karta is available, C, karta of that family, D, any member of the family। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी एडल्ट मेंबर ही साइन कर सकता है HUF के केस में, पर एडल्ट मेंबर भी कब साइन करेगा? जब कर्ता अनअवेलेबल होगा। तो फर्स्ट कौन करेगा? कर्ता करेगा फैमिली के बिहाफ पे सिग्नेचर। अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है तब एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली साइन करेगा। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, कर्ता ऑफ दैट फैमिली। क्वेश्चन नंबर 130, which among the following officers cannot exercise the powers given under section 105 of the Customs Act 1962? सेक्शन 105 में कौन ऑफिसर पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है? कैन नॉट एक्सरसाइज। ए कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम, बी कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील, सी कहता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव ऑफिसर्स कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स। देखिए, जो सेक्शन 105 है, 105 जो है पावर टू सर्च प्रेमाइसेस, पावर टू सर्च प्रेमाइसेस के पावर्स जो दिए हुए हैं वो कस्टम ऑफिसर्स को दिए हुए हैं। कमिश्नर अपील सिर्फ अपील से सुनते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो 105 के जो पावर्स हैं वो कमिश्नर ऑफ कस्टम या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम ये यूज कर सकते हैं, पर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील नहीं यूज कर सकते हैं। तो कैन नॉट एक्सरसाइज लिखा हुआ है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील्स। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ इनकोटम DDP? DDP का फुल फॉर्म क्या है? DDP का फुल फॉर्म जो होता है वो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, डिलीवर्ड ए डेडिकेटेड प्लेस, गलत है। डिलीवर्ड डन थ्रू पोस्ट, गलत है। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, करेक्ट है। ड्यूटी डिलीवर्ड पेड, गलत है। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट अमंग द फॉलोइंग are the purposes to prohibit importation exportation of goods into India under section 11 of Custom Act 1962? section
11 की बात करता है प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस की। तो गवर्नमेंट किन किन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन ला सकती है, 11 के 2 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उन ग्राउंड्स के बारे में बात करता है। एक कहता है द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट है, सिक्योरिटी के लिए प्रोहिबिशन ला सकती है। द प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, शॉर्टेज को रोकने के लिए भी प्रोहिबिशन ला सकती है। सी कहता है मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग और मार्केटिंग ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग को मेंटेन करने के लिए ला सकती है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए डी जो कहता है ऑल ऑफ द एबव, डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 133, as per foreign trade policy 2023 import policy condition for import of second hand desktop computer includes। देखिए जब भी सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट होती है तो सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए अलग से इंपोर्ट पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दी हुई होती है। उस इंपोर्ट पॉलिसी में सेकेंड हैंड मशीनरी अदर देन कंप्यूटर लैपटॉप्स वो फ्रीली इंपोर्टेबल हैं, कैपिटल गुड्स अगर हैं। और अगर डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उनके लिए डीजीएफटी से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तभी इंपोर्ट हो सकते हैं। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए फ्रीली इंपोर्टेबल, गलत है। बी रेस्ट्रिक्टेड एंड इंपोर्टेबल अगेंस्ट ऑथराइजेशन, करेक्ट है। सी कहता है रेस्ट्रिक्टेड एंड इंपोर्टेबल अगेंस्ट एन ऑथराइजेशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस लेट डाउन अंडर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2012 एज अमेंडेड। तो वो कहता है कि ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा और सब्जेक्ट टू बीआईएस होगा। तो सी जो है वो भी ठीक है, बट और डी कहता है इंपोर्ट प्रोहिबिटेड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोहिबिशन नहीं है। सी जो है वो बीआईएस की रिक्वायरमेंट की बात करता है, ये करेक्ट है कि उस पर बीआईएस लगता है, पर डीजीएफटी की पॉलिसी में ये जो बीआईएस वाली बात है वो कहीं नहीं लिखी हुई है, ये अलग से इम्पोज्ड कंप्लायंस है, इसलिए बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। हालांकि ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, बट आया है तो इसको इसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 134, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेवाइड अंडर सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962। कस्टम ड्यूटी किस सेक्शन में लेवी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 14, सेक्शन 2 का 14, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 12। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कस्टम ड्यूटी जो लेवी होती है वेदर फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेक्शन 12 में इंपोर्ट होती है। डी इज योर करेक्ट आंसर। द सेटलमेंट कमीशन में इफ सेटिस्फाइड कैन ग्रांट इम्यूनिटी टू एनी एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस। सेटलमेंट कमीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो है ग्रांट करने के लिए आपको सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट होने से पहले एप्लीकेशन आपकी फाइल हो जानी चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। एट एनी स्टेज वेदर द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड और नॉट, irrespective of date of receipt of application। एप्लीकेशन रिसीव होने से पहले अगर आपका प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो चुका है तो किसी भी स्टेज पे, ये कहता है ए, तो ये गलत है, किसी भी स्टेज पे नहीं, पहले आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए इंस्टीट्यूशन से पहले। बी कहता है नो सच इम्यूनिटी कैन बी ग्रांटेड, तो ये गलत है, इम्यूनिटी ग्रांट करता है सेटलमेंट कमीशन। सी कहता है वेयर नो प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोसिक्यूशन फॉर एनी सच ऑफेंस हैव बीन इंस्टीट्यूटेड before date of receipt of the application for settlement। तो
कोई भी प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट नहीं हुई है, इंस्टीट्यूट नहीं हुई है बिफोर डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल होने से पहले, तो इम्यूनिटी ग्रांट करेगा। सी इज जो करेक्ट आंसर। डी कहता है वेयर द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन लॉन्च्ड बिफोर द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट, अगर पहले लॉन्च हो चुकी है प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशन की, तब फिर सेटलमेंट कमीशन उसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मामला कोर्ट में पहुंच गया है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का पावर होता है उसको डिस्पोज करने का। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 136। 136 कहता है fill in the blanks, any person making false declaration in the transaction of any business relating to customs shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to years or with fine or both under section of the Customs Act 1962। ये बात करता है सेक्शन 132 की, फॉल्स डिक्लेरेशन और फॉल्स स्टेटमेंट्स। फॉल्स डिक्लेरेशन के लिए सेक्शन 132 में 2 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 इयर्स सेक्शन 132, बी कहता है 3 इयर्स सेक्शन 135, सी कहता है 2 इयर्स सेक्शन 132, डी कहता है 2 इयर्स सेक्शन 135। तो सी 2 इयर्स सेक्शन 132 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 137, द एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में एंटी डंपिंग ड्यूटी लेवी होती है? तो सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी लेवी होती है। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए कहता है सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, 8B में नहीं होती। सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सेक्शन 9 में भी नहीं होता। सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सेक्शन 3 में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स की बात करता है, बट सेक्शन 9 इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, the integrated goods and service tax IGST on import of goods is levied under which section of custom tariff act 1975? तो IGST किस सेक्शन के अंतर्गत लेवी होती है? तो IGST जो लेवी होती है वो सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 5 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट रीड विद सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये सेक्शन 3 की बात करता है, और विद सेक्शन 5। बी कहता है सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट रीड विद सेक्शन 5 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो ये CGST वाला जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। CGST आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे CGST नहीं लगता है। CGST लगता है डोमेस्टिक मूवमेंट पे, और जो इंटरनेशनल मूवमेंट है उस पे IGST इम्पोज होता है। सी कहता है सेक्शन 4 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ये तो टोटली गलत है। और डी कहता है सेक्शन 4 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, ये भी टोटली गलत है। बी जो है आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट रीड विद सेक्शन 5 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। क्वेश्चन नंबर 139, who is empowered under section 24 of Custom Act 1962 to make rules for denaturing or mutilation of imported goods? सेक्शन 24 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन के लिए किसको एम्पावर किया हुआ है? तो सेक्शन 24 में
जो एम्पावरमेंट किया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बी कहता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सी कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डी कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। डी सेंट्रल गवर्नमेंट इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 140, which of the following among the hazardous waste is allowed with prior informed consent? देखिए ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है। एक होता है ओपन इन्फॉर्म कंसेंट। तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो रोटरडम कन्वेंशन से गवर्न होती है। इसमें अगर कोई हजार्डस वेस्ट आप किसी कंट्री को भेज रहे हो तो उसकी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना आवश्यक होती है। इसमें जो है अगर आपने प्रीवियसली उससे कंसेंट ले ली है तभी आपके माल को एंटर होने दिया जाएगा और तभी क्लियरेंस हो पाएगा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए कहता है वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड म्यूनिसिपल वेस्ट, गलत है। म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए होती है। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी कहता है वेस्ट न्यूमेटिक टायर्स फॉर डायरेक्ट रीयूज। तो ये चूंकि ये हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए है तो टायर्स इसमें फॉल नहीं करते। गैल्वेनिक स्लजेस जो है हजार्डस वेस्ट होता है, ये इसको गवर्न करता है। एंड डी वेस्ट एस्बेस्टस डस्ट एंड फाइबर्स, एस्बेस्टोस जो होता है उसको भी ये गवर्न नहीं करता। सी गैल्वेनिक स्लजेस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, अंडर विच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स कैन रेमिट द ड्यूटी ऑन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड और एबंडन्ड गुड्स। सेक्शन 23 की बात करता है लॉस्ट एबंडन्ड डिस्ट्रॉयड। तो ऑप्शन जो है तो सेक्शन 21, बी कहता है सेक्शन 23, सी कहता है सेक्शन 22, डी कहता है सेक्शन 20, बी सेक्शन 23 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, ए ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी एडल्ट्रेटेड ड्रग इफ, कोई ड्रग है उसको एडल्ट्रेटेड ड्रग कब माना जाएगा। ये कहता है इफ इट इज लेबल मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, अगर लेबल पे फॉल्स क्लेम है तो ड्रग एडल्ट्रेटेड होगा, ये इससे कोई सिद्ध नहीं होता। इफ इट इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड, सो दिस इज नॉट क्लियर, बी इज नॉट क्लियर कि कलर कर दिया, कोट कर दिया, पाउडर कर दिया, पॉलिश कर दिया और ड्रग पे ये सब एडल्ट्रेटेड की कैटेगरी में नहीं आते। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर लेबलिंग ठीक नहीं है तो उसको एडल्ट्रेटेड ड्रग मानेंगे, ऐसा नहीं है। एंड डी कहता है इफ एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है उसमें कोई फॉरेन मैटर उसमें मिक्स कर दिया जाए। तो डी जो है इफ एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, हु पेज ओशियन फ्रेट इन केस ऑफ इनकोटम सीआईएफ, सीआईएफ के केस में ओशियन फ्रेट का पेमेंट कौन करेगा। तो भेजने वाला जो होता है कंसाइनर सेलर हु में भी, वो सीआईएफ में फ्रेट का पेमेंट करता है। सीआईएफ शिपमेंट को प्रीपेड शिपमेंट मतलब फ्रेट प्रीपेड माना जाता है। ए कहता है ट्रांसपोर्टर, बी कहता है सेलर, सी कहता है कस्टम ब्रोकर, डी कहता है बायर। सेलर इज योर करेक्ट आंसर, बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 144, अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशंस 2017,
Which of the following form is to be used by importer for giving declaration about compliance of requirements, if any, is specified by custom for importing food consignment meant for exhibition purpose? एग्जीबिशन के लिए अगर फूड कंसाइनमेंट इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा? देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशंस 2017 में डिफरेंट फॉर्म्स मेंशन्ड है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ला रहे हो तो फॉर्म 7 सबमिट होगा। अगर कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ला रहे हो फॉर्म 8 सबमिट होगा। रिसर्च के लिए ला रहे हो फॉर्म 9 सबमिट होगा। एग्जीबिशन के लिए ला रहे हो फॉर्म 10 सबमिट होगा। तो ये फॉर्म 10 इसमें आया हुआ है। देन स्पोर्ट्स पर्सन अगर अपने फूड आइटम्स ला रहा है, स्पोर्ट पर्सन्स के लिए इंपोर्ट हो रहे हैं तो फॉर्म 11 होता है। ठीक है। और फॉर्म 12 जो होता है वो होता है कि एक फूड आइटम दूसरे फूड आइटम के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए फॉर्म 12 सबमिट होता है। तो आपका फॉर्म 10 जो है वो एग्जीबिशन पर्पस के लिए सबमिट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर्म 10, फॉर्म 8, फॉर्म 12, फॉर्म 11। ए फॉर्म 10 is your correct answer. Question number 145. What is the penalty for importer or exporter or his authorized representative or custom broker who contravenes any provision of custom finalization of provisional assessment regulations 2018? फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018 में पेनल्टी का जो प्रोविजन है इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कस्टम ब्रोकर पे वो है 50,000। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू द बॉन्ड अमाउंट गलत है। बी अप टू रुपीज 25,000 गलत है। सी अप टू रुपीज 50,000 करेक्ट है। डी अप टू रुपीज 1 लाख गलत है। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146. In the case of provisionally assessed warehoused goods, where the finally assessed duty is in excess of the duty provisionally assessed, the importer shall execute a bond of. अगर वेयर हाउस का माल है, प्रोविजनली उसका असेसमेंट हुआ है और जब उसका वो वेयर हाउस में ही रखा हुआ है माल, और जब उसका फाइनल असेसमेंट होगा तो वो जो बॉन्ड वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ड्यूटी का अमाउंट बढ़ेगा तो बॉन्ड आपको एडिशनली देना पड़ेगा। तो वो बॉन्ड का अमाउंट क्या होगा? ए कहता है सम इक्वल टू 3 टाइम्स द ड्यूटी ऑफ एक्सेस ड्यूटी। बी कहता है सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। सी कहता है सम इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स। डी कहता है सम इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। सेक्शन 18 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जब भी प्रोविजनली असेस्ड होगी वेयर हाउस गुड्स और उसकी फाइनल ड्यूटी बढ़ेगी तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बात करता है सम इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 147. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एस्कोमेट लिस्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं एस्कोमेट लिस्ट के बारे में। कैटेगरी 7 इज प्रेजेंटली रिजर्व्ड एंड हैज नॉट बीन पॉपुलेटेड। ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कैटेगरी 7 वास्तव में रिजर्व करके रखी हुई है। बी कहता है द एस्कोमेट लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज ऑफ आइटम फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 8। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है एस्कोमेट की लिस्ट को 0 से लेके 8 तक। सी कहता है द एस्कोमेट लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 9 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स फ्रॉम कैटेगरी 0 टू कैटेगरी 8। ये भी करेक्ट है। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। डी देखते हैं। एरोस्पेस सिस्टम इज इंक्लूडेड इन द एस्कोमेट कैटेगरी। एरोस्पेस सिस्टम एस्कोमेट कैटेगरी में इंक्लूडेड है, ये भी करेक्ट है। सो बी the Escomet list is divided into 8 categories of items from category 1 to category 8 is your correct answer, because this is a false statement.
क्वेश्चन नंबर 148, हु ग्रांट्स लाइसेंस फॉर प्राइवेट वेयर हाउस एज पर प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 2016। प्राइवेट वेयर हाउस को कौन लाइसेंस ग्रांट करता है? तो प्राइवेट वेयर हाउस हो, पब्लिक वेयर हाउस हो, स्पेशल वेयर हाउस हो, सबको लाइसेंस जो है कमिश्नर ऑफ कस्टम या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम ग्रांट करते हैं। ए देखते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, इनकरेक्ट है। बी कहता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये करेक्ट है। सी कहता है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम किसी को लाइसेंस ग्रांट नहीं करता, वो सिर्फ सुपरवाइजरी कैपेसिटी में होता है। डी एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम, ये भी इनकरेक्ट है, इंस्पेक्टर को कोई पावर नहीं होते ग्रांट करने के। तो आपका बी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, पीसी या सीसी, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम को पावर होते हैं, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल कीजिए। एटीए कार्नेट इज इश्यूड बाय एन इशूइंग अथॉरिटी एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड गारंटीड इन इंडिया बाय। एटीए कार्नेट को इंडिया में कौन गारंटी देता है? ये कहता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, ये गलत है, एसोचैम नहीं देता। सीबीआईसी बोर्ड नहीं देता। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए गारंटिंग एजेंसी है, और यही आपके इंडिया में एटीए कार्नेट इश्यू भी करती है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी कहता है डीजीएफटी, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द इंपोर्टर इज लायबल टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स इफ, इंपोर्टर को पिल्फर्ड गुड्स पे ड्यूटी देनी पड़ेगी। किस केस में इंपोर्टर को पिल्फर्ड गुड्स पे ड्यूटी देनी पड़ेगी? देखिए सेक्शन 13 कहता है कि पिल्फर्ड गुड्स पे आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है इंपोर्टर को। कब देनी पड़ेगी? ऑप्शंस देखते हैं। द इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग फ्रॉम द शिप, तो अगर पिल्फरेज हो गया है अनलोडिंग के बाद तो नहीं देनी पड़ेगी। द इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड व्हाइल ट्रांजिट फ्रॉम पोर्ट टू आईसीडी, पोर्ट से आईसीडी जाते हुए भी अगर वो पिल्फरेज हो गया है तब भी नहीं देनी पड़ेगी। द पिल्फर्ड गुड्स आर रीस्टोर्ड टू द इंपोर्टर, अगर इंपोर्टर को रीस्टोर हो जाता है पिल्फर्ड गुड्स, चोरी गया सामान अगर वापस इंपोर्टर को मिल जाता है तो उसमें उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन पेपर 2024 सीबीएलआर रेवोल्यूशन 6 एग्जाम का सारे क्वेश्चंस को हमने बारी बारी से डिस्कस किया, ऑप्शन वाइज एंड करेक्ट आंसर्स ढूंढने की कोशिश की, और इस तरह से हम 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अगर आप सीबीएलआर रेगुलेशन 6 एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड में विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, आपकी किसी भी क्वेरी के लिए 9910189981 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.pspacademy.com पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।